स्वर, व्यंजन और अयोगवाय, ये चीजें हम आप लोगों को समझा चुके। ठीक है, स्वर के कितने भेद? कितने? कौन कौन? और प्लुत। ठीक है, समझ गए? स्वर के कितने भेद हैं? 3, ह्रास्व, दीर्घ और प्लुत। संस्कृत में ह्रास्व मतलब होता है छोटा और दीर्घ मतलब बड़ा और प्लुत देखो जी संख्या उसके क्या कहते मात्राओं के आधार पर किए गए हैं। जिस वर्ण के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे कहते हैं ह्रास्व। जिस वर्ण के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उसे कहते हैं दीर्घ और जिसके उच्चारण में 2 से अधिक का समय लगे उसे कहते हैं प्लुत। समझ गए? जैसे आ समझ गए? तो ये आप लोग याद रखना। अब चूंकि पहला क्या पढ़ाया था हमने? क्या पढ़ाया? स्वर। पहला क्या पढ़ाया था? स्वर। तो स्वर जो है, स्वर में सबसे पहले आएंगे स्वर के कितने भागों में बांटा गया? 2, ह्रास्व, दीर्घ और प्लुत। हिंदी में बांटा गया 2 भागों में और संस्कृत में बांटा गया 3 भागों में। समझ गए? स्वर के कितने भेद हैं? तो 3। और हिंदी में एक क्वेश्चन आए तो 2। हिंदी में प्लुत नहीं होता है। प्लुत कहाँ होता? संस्कृत में। तो स्वर के कितने भेद हैं? 3। सबसे पहले ह्रास्व स्वर। सबसे पहले क्या? ह्रास्व स्वर। ह्रास्व को क्या कहते हैं? मूल स्वर। ह्रास्व को क्या कहेंगे? मूल स्वर। समझ गए? अब वो पूछेगा आपसे कि संस्कृत में ह्रास्व या मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है कितनी है? 5। कितनी है? 5। ह्रास्व या मूल स्वर कितने हैं संस्कृत में? 5। पहला बताओ। सिच्चरम, आ, ई, उ, ऋषि और लिरी। ये क्या है? मूल स्वर। ये क्या है? अक्षर। इनके खंड नहीं किए जा सकते हैं। ये जैसे भी हैं अपने मूल स्वरूप में रहेंगे, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? मूल स्वर। और मूल स्वरों की संख्या कितनी है संस्कृत में? तो 5। समझ रहे? जैसे इनके बगैर व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। तो आ, ई, उ, ऋषि और लिरी ये क्या है? मूल स्वर। इसके बाद 5 है तो जे हो गया क्या? ह्रास्व स्वर। दूसरा है क्या? दीर्घ। ठीक है, तो दीर्घ वर्ण कितने हैं संस्कृत में? 8। कितने हैं? 8। वो संयुक्त हैं 8। कितने हैं? 8। पहला बड़ा आ मतलब जो 2 वर्णों के मेल से बने हो उन्हें कहते हैं दीर्घ। तो आ, हाँ संयुक्त भी बोलते हैं लेकिन 4 भी माने गए हैं संयुक्त, ए, ऐ, ओ। ठीक है, तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ और बड़ा ऋषि और ए, आए, ओ और आओ। कितने हो गए? 8। इसीलिए दीर्घ वर्णों की संख्या कितनी है? 8। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, बड़ा ऋषि, ए, ऐ, ओ, आओ। क्लियर? इसके बाद तीसरा क्या है? ह्रास्व, दीर्घ और तीसरा है क्या? प्लुत। क्या है? प्लुत हमेशा दीर्घ वर्णों के पीछे लगाया जाता है और प्लुत कोई अलग से लिखने की प्रक्रिया नहीं है। प्लुत का एक चिन्ह होता है। जहाँ आपने देखा होगा ओम लिखा रहता, ऐसा लिखा रहता, तो जे चिन्ह लगा है इसका मतलब है कि ओ के उच्चारण में 2 से अधिक मात्रा का समय लगता है। जैसे ओम। समझ गए? तो इसीलिए जब अधिक मात्रा का समय लगता है तो उसके आगे प्लुत का चिन्ह होता है ऐसा। समझ गए? और ये हमेशा दीर्घ वर्णों के बाद ही लगता है, ह्रास्व के पीछे ये नहीं लगता। समझ गए? तो ये है क्या? प्लुत। तो प्लुत की संख्या नहीं पूछेगा, चूंकि प्लुत में वर्ण की संख्या अलग से नहीं है, ये दीर्घ वर्णों के पीछे ही लगाया जाता है। जैसे बड़ा आ फिर ऐसा चिन्ह, बड़ी ई फिर चिन्ह, बड़ा ऊ फिर चिन्ह, बड़ा ऋषि फिर चिन्ह। तो ये हमेशा दीर्घ वर्णों के पीछे लगाया जाता है। क्लियर? स्वर प्रकरण समाप्त।
बस इससे ज्यादा नहीं। वो पूछेगा संस्कृत में मूल स्वर कितने हैं, तो 5, दीर्घ कितने हैं, 8, और प्लुत कितने हैं, तो संख्या नहीं पूछेगा, क्योंकि ये हमेशा दीर्घ वर्णों के पीछे लगाए जाते हैं। ये पूछ सकता है कि प्लुत किसे कहते, जो तो जिस वर्ण के उच्चारण में 2 से अधिक मात्रा का समय लगे उसे क्या कहते हैं, प्लुत। जिस वर्ण के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगे उसे कहते हैं ह्रास। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ह्रास। क्लियर। और स्वर को संस्कृत में क्या कहा जाता है, अच। स्वर को क्या कहते हैं संस्कृत में, क्यों, क्योंकि माई सुर सूत्रों में आ से लेकर चा तक के वर्ण क्या कहलाते हैं, स्वर। क्लियर। तो स्वर वर्ण थी समाप्ता। अब आ जाओ किस पर, व्यंजन पर। स्वर समझ में आ गए, किसी नहीं आए, क्लियर। अब अगला टॉपिक है क्या, व्यंजन। तो व्यंजन, व्यंजन, व्यंजन को संस्कृत में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हल। क्यों कहते, क्योंकि हा से ले तक के, हा से ला तक के वर्ण क्या आते, माय सूत्रों के अनुसार व्यंजन में हाइवरेट से लेकर लास्ट के प्रत्याहार तक तो क्या है, व्यंजन। तो व्यंजन को क्या कहते हैं, हल। व्यंजन को क्या कहते संस्कृत में, बोलो, हल। क्लियर। अब वो पूछेगा हल वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो लगाना है कितनी, कितनी है। अब वो देखो, हाँ देखो याद रखना, यदि वो क्वेश्चन सटीक दे कि माय सुर सूत्र के अनुसार हल वर्णों की संख्या है तो कितनी है, 34 निश्चित ही, क्योंकि हा वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है। लेकिन वो ऐसे नॉर्मली पूछे कि हल वर्णों की संख्या है तो फिर फंसा रहा, समझ गए। तो है कितनी, 33। सीधी सीधी वो व्यंजन की संख्या पूछ रहा, समझ गए। तो व्यंजन को भी कितने भागों में बांटा गया, 3। कितने, 3 का ही जोड़ा याद रखना। ठीक है, व्यंजन को कितने भाग किए गए, 3। देखो व्यंजन की डेफिनेशन है, व्यंजते वर्णांतरे संयोगेन घोत्यते ध्वनि। ठीक है, विशेषो एनसा वर्णा, मतलब जो स्वरों के संयोग से घोत्यते मतलब उच्चारित होती है, उन ध्वनियों को क्या कहते हैं, व्यंजन। मतलब अकेले व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है, ये हमेशा स्वर के सहयोग से उच्चारित किए जाते हैं। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, 33। कितनी है, 33 ही है। लेकिन माय सुर सूत्रों के अनुसार पूछे तो 34, क्योंकि हा वर्ण 2 बार आया तो इसीलिए कितनी मानी जाएगी, 34। क्लियर। अब व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया, 3। तो सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, पहला क्या है, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को क्या कहते हैं, मृदु व्यंजन भी कहते हैं, मृदु व्यंजन। समझ गए। ये पूछा गया था टेट में अब इसके पहले कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, या पूछे मृदु व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है कितनी, 25। कुछ तो समझ गए, कितनी है, 25। कितनी है, कुल व्यंजन स्पर्श व्यंजन कितने हैं, स्पर्श व्यंजन जानते हो क्यों कहती, क्योंकि ये वर्ण किसी ना किसी अंग को स्पर्श करके बाहर निकलती हैं, छूकर, तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, 25। सबसे पहले आएगा कु, फिर चू, फिर टू, फिर तू और फिर बू। कु का मतलब है कवर्ग, कु का मतलब क्या है, कवर्ग। चू का मतलब चवर्ग, टू का मतलब टवर्ग, और तू का मतलब तवर्ग, और पू का मतलब पवर्ग। क्लियर। फिर वो पूछेगा कवर्ग में कितने वर्ण होते, तो 5। कौन कौन से, का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक है। और चवर्ग में, इसमें भी 5, चा, छा, जा, झा, या। टवर्ग में बोई, टा, ठा, डा, ढा, डा। तवर्ग में बोई कितने, 5, ता, था, धा, धा, ना। पवर्ग में बोई, पा, फा, बा, बा, भा और मा। ठीक है।
मतलब एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, तो 5 और 5 वर्ग हैं, तो 5 गुणे 5 बराबर 25। इसीलिए मृदु व्यंजन या स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। वो मतलब कवर्ग, तो कवर्ग में कितने वर्ण है? 5 क ख ग घ अंगा च छ ज झ य ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म। 5 गुणे 5 बराबर 25। मृदु व्यंजन कितने हैं? कितने? स्पर्श व्यंजन बता दोगे ना? क्लियर? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। इसके बाद दूसरा आता है क्या? अंतस्थ। व्यंजन के 3 भाग किए गए, तो पहला है स्पर्श और दूसरा है अंतस्थ। अंतः स्थित वर्णों को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्लियर? इनकी संख्या कितनी है? 4। कितनी है? कितनी है? 4। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। खाकी नहीं आएगा? सुबह से थोड़ा बहुत चाय नाश्ता करके आया करो, जैसे गला तो निकले। कर रहे हो उधर ही, ठीक है? तो अंतस्थ व्यंजन कितने? 4। कितने? 4। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। याद रखना, क्योंकि वो ये भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा अंतस्थ है और निम्न में से कौन नहीं है। समझ गए? और ये भी याद रखना कि ये व्यंजन हमेशा जब मूल रूप में रहते हैं तो किस में रहते हैं? हलंत में। क्लियर? जब ये मूल रूप में रहेंगे तो किस में रहेंगे? हलंत में। मतलब हाँ, सभी में क्या ऐसी हलंत लगी रहेगी। जब इनमें आप व्यंजन मिला दोगे, वो स्वर, जो भी स्वर मिला दोगे तो वो उसमें उसको मिलाकर उसको उच्चारित कर देते। जैसे आ मिला दोगे इसमें तो का, ई मिला दोगे तो की, ओ मिला दोगे तो को, ए मिला दोगे तो के। व्यंजनों का अपना खुद का अस्तित्व नटी सिद्धांत है। नटी सिद्धांत के अनुसार व्यंजनों को अकेले उच्चारित नहीं किया जा सकता है, ये स्वरों के सहयोग से ही उच्चारित किए जाते हैं। क्लियर? तो स्वर व्यंजन इति समाप्ता। बस तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? ऊष्म व्यंजन। तीसरा क्या है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी कितने हैं? 4। पहला सा, दूसरा, तीसरा और चौथा रा। रा तो सॉरी इसमें आएगा, चौथा क्या? हाँ। समझ गए? मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में ऊष्मा प्रवाहित होती है, ठीक है? मतलब रगड़न, संघर्ष, इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। क्योंकि ये वर्ण जब उच्चारित होते हैं तो संघर्ष मतलब ऊष्मा, सा तो ऊष्मा प्रवाहित होती है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। संघर्ष करके ये बाहर निकलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? 4। सा और हा, तीनों सा और हा। क्लियर? व्यंजन वाला टॉपिक समाप्त। इससे ज्यादा इधर से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। व्यंजन के कितने भाग हैं? 3। पहला, दूसरा और तीसरा। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? और क्या कहते हैं? अंतस्थ की और ऊष्म की। मृदु व्यंजन। क्लियर? अब स्वर और क्या कहते हैं? व्यंजन पढ़ चुके। और इसका तीसरा वो क्या है? अयोगवाय। तीसरा भाग क्या है? अयोगवाय। ठीक है? अब अयोगवाय वर्ण उन्हें कहते हैं जिनका योग ना स्वर में है और ना व्यंजनों में है। जिन वर्णों को ना स्वर में रखा गया और ना व्यंजनों में, उन्हें कहते हैं अयोगवाय वर्ण। और संस्कृत में अयोगवाय वर्णों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन सी? अंगा, आहा, ठीक है, और का, खा और पा, फा। क्लियर? 1, 2, 3 और 4। जिन वर्णों का योग ना स्वरों में और ना व्यंजनों में, उन्हें कहेंगे अयोगवाय। उनकी संख्या कितनी है? 4। कौन कौन सी? अंगा, आहा, काखा और पा। जब अर्ध विसर्ग अवस्था में होते हैं काखा जी, कैसी है? आदि विसर्ग है, पूरी विसर्ग लगाई जाती है ऐसी, और ये जो लगी है ये अर्ध विसर्ग का चिन्ह है। ठीक है? तो जब काखा अर्ध विसर्ग अवस्था में हो तो इन्हें कहते हैं क्या? जिह्वा मूलीय वर्ण।
और जब पापा द्विसर्ग अवस्था में हो तो इन्हें कहते हैं उपनुमानीय वर्ण। इनकी संख्या काका एक ही माना जाएगा, इधर भी एक ही। तो 1 2 3 और 4 अयुग्म वर्ण कितने हैं? 4। क्लियर? याद रखना, समझ गए? क्लियर?